मैं डॉक्टर मिनी एलेक्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज कालीबाड़ी। आज मैं आपको बीए पार्ट 2 के पेपर 2 साइकोलॉजिकल असेसमेंट के यूनिट 3 में से स्टेप्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यदि हम देखें कि जो टेस्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व के एक पक्ष या अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहारों के माध्यम से किया जाता है। जैसे हमको पता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं हमें पता है कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं का मापन करते हैं। इसलिए जब इस परीक्षण को हम बनाएं तो हमारा परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम जो भी व्यक्तियों की योग्यताओं का मापन करें वह सही रीति से हम उस योग्यता का मापन कर सकें। इसके लिए आज हम देखेंगे कि कैसे एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को बनाया जा सकता है। इसके स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में से 5 मुख्य स्टेप्स हैं, जिनमें से पहला आता है प्लानिंग द टेस्ट या परीक्षण की योजना बनाना। दूसरा आता है प्रिपेयरिंग द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट या परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। थर्ड आता है ट्राइंग आउट द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट या परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। चौथा आता है प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट, परीक्षण के अंतिम रूप की तैयारी करना। और लास्ट है इवैल्यूएटिंग द टेस्ट या परीक्षण का मूल्यांकन करना। हम एक एक क्रमशः देखेंगे। सबसे पहला आता है वो है प्लानिंग द टेस्ट। सबसे पहले जो परीक्षण हम बनाना चाह रहे हैं उस परीक्षण की योजना हमको बनानी पड़ेगी। उस योजना बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कि जो हमारे टेस्ट का उद्देश्य है या परीक्षण का जो उद्देश्य है वह बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए अपने परीक्षण को बना रहे हैं। आपका उद्देश्य जब आपके पास क्लियर होता है तब बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हमको अपने परीक्षण में ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला आपने उद्देश्य बना लिया। सेकंड आता है कि क्या सब्जेक्ट मैटर जो है वो आप लेंगे, वह सब्जेक्ट मैटर जो है वो किस तरह का होगा, वर्बल टेस्ट होगा या परफॉर्मेंस टेस्ट आप बना रहे हैं या नॉन वर्बल टेस्ट आप बना रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर परीक्षण का माध्यम क्या होगा, परीक्षण को हम हिंदी में बना रहे हैं, परीक्षण को हम इंग्लिश में बना रहे हैं या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा में आप परीक्षण को बना रहे हैं, वह भी हमको इस टेस्ट की प्लानिंग या योजना के समय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जो है वो परीक्षण के जो है वो टेस्ट का फॉर्म हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में आपको इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है। अर्थात आप इसको ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाना चाह रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्र के लिए बनाना चाह रहे हैं, आप कितना सैंपल साइज होगा, ये सारी चीजों की प्लानिंग हमको इस परीक्षण की योजना बनाते समय जो है वो हमको करना होगा। सेकेंड स्टेप में हम आ जाते हैं, वो है कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। इसके लिए सबसे पहला आता है वो है आइटम ऑफ द टेस्ट। सबसे पहले जो परीक्षण है उसके एकांशों का या पदों का हमको जो है वो सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस प्रकार के आइटम हमको लेना है। उस आइटम का टाइप क्या होगा, ट्रू या फॉल्स टाइप का आइटम है, मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप है या फिर ऐसे टाइप आइटम्स आप लेना चाह रहे हैं। इसका निर्णय हमको इस टेस्ट के ड्राफ्ट को या परीक्षण के प्रारंभिक रूप को बनाते समय हमको सोचना पड़ेगा। इसी में सेकंड आता है कि जब आप आइटम को बनाते हैं तब कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ेंगे।
प्रिकॉशन या कुछ सावधानियां, जिसमें कि हमारा आइटम जो है वो सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। जो भी पदों का निर्माण हम कर रहे हैं वह पद सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसी में ही दूसरा चीज कि आइटम का अरेंजमेंट, कि पदों को हम किस तरीके से अरेंज करें। इन केस आइटम आपने लिया है या कोई भी परीक्षण जब आप ले रहे हैं तब उसमें आपको सरलता से कठिनता को ध्यान में रखना होगा कि सरल आइटम पहले और कठिन आइटम को हम बाद में अरेंज करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि यदि कोई एरिया आप डिसाइड करते हैं, किसी भी परीक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समायोजन परीक्षण बना रहे हैं, उसके लिए आपने अलग अलग एरियाज या अलग अलग क्षेत्र डिसाइड किए हुए हैं, तो उसके लिए हमको वैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे यदि आप शैक्षिक समायोजन ले रहे हैं, स्वास्थ्य समायोजन ले रहे हैं या स्कूल से संबंधित समायोजन ले रहे हैं, तो उन आइटम को हमको उस तरह से अरेंज करना होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आपने आइटम नंबर 1 जो है वो शैक्षिक समायोजन के लिए डाल दिया, आइटम नंबर 2 आपने सामाजिक समायोजन के लिए ले लिया, आइटम नंबर 3 आपने स्कूल एडजस्टमेंट के लिए लिया। तो इसी क्रम से 1 2 3 फिर अगेन 1 2 एंड 3, इस तरह से हमको आइटम्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि हमको स्कोरिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। सेकेंड कंडीशन में हम आते हैं, वो है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्ट्रक्शन, अर्थात परीक्षण का प्रशासन एवं निर्देशन। अब हमको इस समय डिसाइड करना होगा कि हमारा परीक्षण जो हम बना रहे हैं वह हमको ग्रुप टेस्ट में एडमिनिस्टर करना है, ग्रुप में एडमिनिस्टर करना है, या फिर इंडिविजुअल व्यक्तिगत परीक्षण हम बना रहे हैं या फिर सामूहिक परीक्षण हम बना रहे हैं। उस आधार पर हमको अपने परीक्षण का प्रशासन उस आधार पर करना होगा तथा निर्देशों को बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखना होगा ताकि प्रयोज्य और एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक दोनों उस चीज को समझ सके। थर्ड कंडीशन आती है, वो है स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, कि परीक्षण के का फलांकन आप किस तरह से करेंगे। यस और नो में आप कर रहे हैं तो यस के लिए क्या स्कोर आप देंगे, नो के लिए क्या स्कोर आप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से फलांकन भी हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप हाँ या नहीं के लिए किस तरह के अंकों को आप प्रदान करना चाह रहे हैं। हम आते हैं तीसरे स्टेप में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप कहलाता है आइटम कंस्ट्रक्शन का। वह है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। अब जो परीक्षण को आपने लिखा हुआ है, अब हमको यह जांच कर देखना होगा कि वह आइटम जो हमने लिखे हैं वह आइटम सही है या नहीं। इसके लिए हमको सबसे पहले करना होगा जो कि होता है पायलट स्टडी, या जिसको हम कहते हैं प्री ट्राई आउट, या फिर पूर्व जांच या प्रारंभिक जांच भी इसको कहा जाता है। इस पायलट स्टडी को करने के लिए 15 से 20 व्यक्तियों के समूह पर हम इस परीक्षण को प्रशासित करते हैं, जिसमें कि यह देखा जाता है कि जो आइटम हमने लिए हैं वह हमारे ग्रुप के व्यक्तियों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कुछ पद ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहे हों। ऐसे आइटम को हम इस पायलट स्टडी या पूर्व जांच के दौरान उनको हम हटा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमको टाइम का पता चलेगा कि कितना समय वह व्यक्ति उस परीक्षण को या उन आइटम्स को करने के लिए टाइम ले रहा है, उसका भी पता हमको इस पायलट स्टडी से पता चल सकता है। सेकेंड स्टेप में आते हैं इसमें, जो कि हमारा एक्चुअल ट्राई आउट है या वास्तविक जांच जिसको हम कहते हैं, जो कि आइटम एनालिसिस
या पद विश्लेषण कहलाता है। अब जब हम एक्चुअल ट्राई आउट करते हैं, तब उस एक्चुअल ट्राई आउट के लिए हमारा सैंपल साइज कम से कम 400 से 500 का सैंपल होना चाहिए। और आइटम एनालिसिस का मतलब है कि प्रत्येक पदों को हम एनालाइज करें या प्रत्येक पदों की हम जांच करें। यह पद की जांच हम दो स्तर पर कर सकते हैं। पहला है उस पद की कठिनता और दूसरा है उस पद की वैधता या डिफिकल्टी लेवल। सेकंड है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और आइटम वैलिडिटी। अब हम इनकी चर्चा करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये होता है कि जो सैंपल हम ले रहे हैं उस सैंपल में हमको एवरेज, हाई और लो स्टूडेंट भी मिलेंगे। तो आइटम हमारा होना चाहिए जिससे कि कम से कम उस समूह के 50% व्यक्ति उसको सॉल्व कर सके, ऐसा हमारा आइटम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन में जो है जिसको हम देखते हैं वो है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर या फिर आइटम वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का मतलब ये होता है कि प्रत्येक पद जो है वो दूसरे पद से या उच्च और निम्न समूह में अंतर कर सके, ऐसे पद हमारे होना चाहिए। अर्थात उच्च समूह में और निम्न समूह में हम इनको बांट सके, ऐसे हमारे आइटम होना चाहिए। तो इन दोनों डिफिकल्टी लेवल और आइटम वैलिडिटी को निकालने की बहुत सारी मेथड्स हैं, जिनके आधार पर हम प्रत्येक पदों का विश्लेषण करके उनकी कठिनता स्तर एवं पद की वैधता हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो है प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट या परीक्षण के अंतिम रूप की तैयारी करना। चूंकि हमने पायलट स्टडी कर लिया, हमारा आइटम एनालिसिस हो गया, तो जो भी आइटम है उन आइटम का हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे। पहला हमारा आता है कि जो आइटम्स हैं उनको हम अंतिम रूप से उनका चयन करेंगे, अर्थात ऐसे पद जो कि बहुत सरल है एवं ऐसे पद जो कि बहुत ज्यादा कठिन है, इन दोनों पदों को हम अपने आइटम से हटा देंगे। दूसरी चीज, ऐसे पद जो कि उच्च समूह और निम्न समूह में अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं, ऐसे पदों को भी हम अपने टेस्ट से या अपने परीक्षण के पदों से हटा लेते हैं। अर्थात सबसे शुरू में जब हम प्लानिंग करते हैं टेस्ट की, तो यदि हमको 30 आइटम अपने पदों में रखना है या परीक्षण में रखना है, तो हमको 3 टाइम्स या 2 टाइम्स ज्यादा आइटम का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ताकि इन पद की कठिनता एवं पद की वैधता के आधार पर जब हमारे पास अंतिम रूप से जो पदों की संख्या जो है वो बचे, तो वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आइटम का सिलेक्शन हमको करना पड़ेगा। तब जाकर हमको, यदि हमारे परीक्षण में हमको 30 पद रखना है, तो कम से कम जब आइटम का सिलेक्शन हम करेंगे तो 90 आइटम्स तक हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि कट छट कर या पद की कठिनता और वैधता के आधार पर हमको फाइनल आइटम के रूप में 30 पद हमें प्राप्त हो सके। इसी में ही सेकंड पॉइंट आता है, वो है फाइनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्ट्रक्शन। अर्थात अब हमको अंतिम रूप से किस तरह से इसको प्रशासित करना है तथा किस तरह से उसके निर्देश, यदि निर्देश प्रयोज्यों को समझ में नहीं आए हैं, तो उन निर्देशों को पुनः हमको स्पष्ट एवं सरल भाषा में उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। अर्थात अब हमने अपने परीक्षण की अंतिम रूप की तैयारी कर ली है। लेकिन इसका जो 5 स्टेप है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
कि परीक्षण का मूल्यांकन करना। अभी तक हमने जिन आइटम्स को सिलेक्ट किया है, लेकिन यह आइटम हमारे कितने सही हैं, इनको जानने के लिए हमको 3 चीजों का मूल्यांकन करना होगा। पहला, उस परीक्षण की विश्वसनीयता, दूसरा, उस परीक्षण की वैधता, और तीसरा, उस पद के मानक हमको निर्धारित करने होंगे। इन कंडीशंस में यदि हम देखें कि विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता का मतलब एक परीक्षण को हम उन प्राप्तांकों में कितनी स्थिरता है, अर्थात ट्रू स्कोर एंड ऑब्टेन्ड स्कोर के बीच, अर्थात सत्य प्राप्तांक एवं प्राप्त प्राप्तांक के बीच अंतर जितना कम होगा, उतना हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता ज्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहली बार जब हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो पहली बार यदि किसी सैंपल पर हमने उस परीक्षण को प्रशासित किया और उनके इंडिविजुअल के स्कोर्स हमको प्राप्त हो गए, पुनः कुछ समय के पश्चात अर्थात 15 या 20 दिन के पश्चात उसी समूह पर पुनः उस परीक्षण को फिर से प्रशासित किया जाएगा, अर्थात पहले जो हमको प्राप्तांक है, उन प्राप्तांकों को हम ट्रू स्कोर या सत्य प्राप्तांक कहेंगे। दूसरी बार 15 से 20 दिन के पश्चात जब हमने उस ग्रुप पर एडमिनिस्टर किया, सेम सैंपल एडमिनिस्टर करने के बाद या प्रशासित करने के बाद जो अंक हमको प्राप्त होंगे, उनको हम सत्य प्राप्तांक कहेंगे, अर्थात सत्य प्राप्तांक और प्राप्त प्राप्तांक के बीच अंतर जितना कम होगा, उतना हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता ज्यादा होगी। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, वो है वैधता। वैधता जिसका मतलब ये होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने परीक्षण बनाया है, उसी उद्देश्य की पूर्ति उस परीक्षण के द्वारा होनी चाहिए, तब हमारे परीक्षण की वैधता उस आधार पर निर्धारित होगी। तीसरा आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है मानक, अर्थात यदि आपको किसी परीक्षण में कोई प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको हम रॉ स्कोर कह रहे हैं। अब इन रॉ स्कोर का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता जब तक उनको हम किसी एक समूह के साथ तुलना ना करें। इस तरह से परीक्षण के मानकीकरण के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है नॉर्म्स या मानक, अर्थात टेस्ट का मूल्यांकन हम इन 3 आधार पर करेंगे: रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक। जब यह हमारे परीक्षण में हमने निर्धारित कर लिया, तब हमारे टेस्ट का कंस्ट्रक्शन या हमारे पदों की रचना या एक परीक्षण की रचना समाप्त हो जाती है। इन विश्वसनीयता, वैधता और नॉर्म्स, इन का डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट चैप्टर पे आपसे डिस्कस करेंगे।